दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस में देखा था कि अम्ल कैसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, आज हम लोग यहां पे जानेंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच हम लोग रिएक्शन कैसे कराते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो, अम्ल की क्रिया अम्ल प्लस क्षारक जब भी मिलेंगे तो एक उदासीन अभिक्रिया होगी। तो अम्ल तथा क्षारक जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो दो चीजें बनाते हैं, लवण प्लस जल। बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि अम्ल और क्षार के बीच क्रिया होगी तो क्या होगा, तो अम्ल और क्षार के बीच जब भी क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्या क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल तथा क्षारक की क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल तथा क्षार के आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है ना, यानी जब हम अम्ल और क्षार को क्रिया करा देते हैं तो वहां पे हमें उदासीन हो जाता है, वहां पे कोई भी क्रियाशील फिर तत्व तो नहीं बचता। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे पास मान लीजिए HCl एज ए अम्ल हो, NaOH एज ए क्षारक हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता ये है कि सोडियम परबल धन विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन यहाँ पे परबल ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व परबल धन विद्युतीय तत्व के साथ मिलकर के NaCl बना देता है। बाकी मेरे पास क्या बचा, OH बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन को यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक तो हाइड्रोजन ने दे दिया, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन आकर के दे देता है और दोनों क्या बना देते हैं, H2O। ठीक है ना, इसको जरा अगर हमें और समझना है अच्छे से तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 का निशान, क्लोरीन के ऊपर -2 का निशान, यहाँ पर प्लस Na के ऊपर +1 का चार्ज, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर और एक इधर। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे +1 का चार्ज। ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने हैं, दो ऋण चिन्ह हैं। कितने हैं, दो। तो एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों मिल करके आपस में बना देते हैं NaCl। ठीक है ना, ये माइनस और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये आपस में उदासीन हो जाएगा, और यहाँ पे ये H+ और एक AO- ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों फाइनली क्या बना देंगे, H2O को बना देंगे। ठीक है ना, तो यानी क्या पता चला कि जब भी हम किसी भी क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर देखो सब में क्या उपस्थित है, आयन उपस्थित है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है ना, तो जब भी चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण ये दो के दोनों क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर HCl की क्रिया हम H2O के साथ कराएं तो फाइनली हमारे पे क्या बन जाता है, H3O प्लस Cl-। इसी प्रकार से अगर NaOH की क्रिया हम H2O के साथ कराएं तो हमारे पास बन जाता है Na प्लस OH-। ठीक है ना, ये जलीय विलयन है, बाकी आगे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों के पास यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस, दोनों में सम में यहाँ पर क्या उपस्थित है, सम के सम में यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए ये जो है अम्ल हो चाहे क्षार हो, दो के दोनों क्या है, विद्युत के सुचालक है। अगला बात आती है तनुकरण यानी डायलूशन। ठीक है ना, तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की क्रिया यानी एसिड या बेस को अगर हम वाटर में मतलब डालते हैं और उसको मिलाते हैं तो ये क्रिया तनुकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तनुकरण या डायलूशन कहलाती है। एक जो बात और आती है, तनुता किसे कहते हैं, तो किसी भी विलयन में प्रति ग्राम, ठीक है ना, किसी भी प्रति एकांक आयतन में सांद्रता की में जो कमी आती जाती है उसे उसकी तनुता कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं।
क्लियर है ना। अब बात ये आती है, एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं चलते चलते कि अम्ल और क्षारक की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान वहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले में जान लिया था कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं, उस आधार पर यह लिटमस पेपर को एक लाल को नीला कर देता था, दूसरा नीले को लाल कर देता था, ठीक है ना। तो वो तो हमारी पहचान है ही, साथ ही साथ हमें एक स्टैंडर्ड मानक चाहिए था। तो स्टैंडर्ड मानक पाने के लिए हम लोगों ने कुछ सूचक बनाए, ठीक है ना, जो कि अम्ल और क्षार के होने की, जो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, यानी कोई पदार्थ अगर है तो उसमें अम्लीय प्रकृति है या क्षारीय प्रकृति है या वो उदासीन है, इस बात की जानकारी देने के लिए हमने कुछ सूचक यानी इंडिकेटर्स बनाए, ठीक है ना। उन इंडिकेटर्स को मतलब ये होता है कि जिनके थ्रू हम या जिन पदार्थों के थ्रू इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, उस वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार या उदासीन होने की हमें सूचना देते हैं, उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं, है ना। तो अब सूचक, जैसा कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला सूचक है हमारा प्राकृतिक सूचक। क्या है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं। प्राकृतिक सूचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त चीज़ों के आधार पर हम ये जाने कि हाँ ये अम्ल है या क्षार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस पेपर हमें प्रकृति रूप से प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम अगर अम्ल और क्षार के सूचना ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है और क्षार को हमने पढ़ा था लाल को नीला कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो लिटमस पेपर अगर लाल हो जा रहा है तो अम्ल है, अगर नीला हो जा रहा है तो क्षार है ना। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी अगर हम ले लें, यानी पत्ता गोभी सब लोग जानते हैं नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। अगर पत्ता गोभी अगर लाल है, ठीक है ना, किस कलर की है, लाल कलर के ले लेते हैं, तो उसके ऊपर अगर अम्ल को डाला जाएगा तो वो लाल ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर वो हरा हो जाएगा तो हम कह देंगे क्षार है, और अगर वो लाल है, लाल का लाल ही बना रहेगा तो हम कहेंगे अम्ल है। इसी प्रकार से दूसरा है संश्लेषित सूचक। ये एक प्रकार का मानव निर्मित जो है सूचक है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है फिनोल्फ्थालीन। अगर फिनोल्फ्थालीन को जो है अम्ल के ऊपर डाला जाएगा तो उसके कलर में कोई चेंजेबिलिटी नहीं आती है, जबकि अगर क्षार के ऊपर डाला जाए तो वो गुलाबी कलर दे देता है। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि मेथिल ऑरेंज डालने पर जो है क्षार किस रंग का हो जाता है, तो आप जान लीजिए क्षार हमेशा पीले रंग का हो जाता है, जबकि अगर अम्ल है तो वो लाल रंग का रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक तीसरा है गंध युक्त सूचक, ठीक है ना। तो गंध युक्त सूचक में आप सब लोग जान लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे वेनिला है, प्याज है, ठीक है, लौंग है, इन सब का अपना अपना स्वाद, अपनी अपनी गंध होती है। इनके आधार पर हम किसी का स्वाद अगर दूसरे प्रकार का आ रहा है तो सब उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। एक लास्ट है सर्वव्यापी सूचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, जितने प्रकार के हमारे पास जो सूचक हैं उनको मिक्स करके, उनका मिक्सअप एक रूप है, ठीक है ना, एक मिक्स करके एक नया मतलब यौगिक तैयार किया जाता है, या कह सकते हैं नया एक मतलब जो है एक मिक्सर तैयार किया जाता है जो कि हमें अम्ल, क्षार या उदासीन होने की सूचना देते हैं। तो ऐसे तत्व जो कि मतलब अलग अलग प्रकार के सूचकों से मिल करके बनता है, उसे हम लोग सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम हाइड्रोजन आयन को जो है बीच में रख करके मुख्य मान लेते हैं, और हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष अलग अलग प्रकार के रंग जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, और उन्हीं अलग अलग रंगों को हम एक सूचीबद्ध बना लेते हैं, जिसे हम पीएच जो है परिसर या पीएच सूचक के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग जानते हैं पीएच परिसर किसे कहते हैं, ठीक है ना। पीएच परिसर, ठीक है ना, यानी रेंज ऑफ पीएच, यानी पीएच रेंज, ठीक है ना। तो अम्ल क्षार जो है वो रंग में परिवर्तन किसी निश्चित मान पर नहीं करते, बल्कि एक उसके रंग में परिवर्तन होने की एक निश्चित सीमा होती है।
तो जो अम्ल और क्षार के रंग में परिवर्तन होने की निश्चित सीमा है, उस सीमा तक की दूरी को हम पीएच परिसर या पीएच मान कहते हैं। अब उसी परिसर को हम अलग अलग सीक्वेंस में उसकी यानी पीएच वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सारणीबद्ध तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये पीएच परिसर देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें एक स्केल होती है, इसके ऊपर 14 खाने होते हैं, जैसे आप लोगों की पटरी होती है ना, जिससे मतलब आप लोग अलग अलग प्रकार से मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी पटरी के अनुसार जैसे वो 12 इंच की 6 इंच की जैसे पटरी होती है, तो वहाँ पर हमारी जो पटरी होती है वहाँ पे हमारे शुरुआत कहाँ से होती है, वहाँ पे भी 0 से लेकर के शुरुआत होती है, यहाँ पे भी 0 से लेकर के शुरुआत हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 14 अंक तक उस स्केल पर अंकित होते हैं। ठीक है ना, अब अगर हमारा मान 7 के आसपास आता है, यानी 0 से लेके 14, ये हमारा क्या हो गया, पीएच रेंज हो गई। ठीक है ना, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, पीएच परिसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पीएच परिसर कहेंगे। ठीक है ना, यानी पीएच रेंज। ठीक है ना, अब होता यह है कि अगर इस रेंज में हम जब कोई वैल्यूज डालते हैं, किसी चीज को मुझे टेस्ट करना होता है, अगर उस टेस्ट करने पर उसकी वैल्यूज अगर 7 है यानी 7 आती है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो उदासीन है। क्या है, उदासीन है, अर्थात वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। अब बात यह आई, अगर इस स्केल पर किसी तत्व का या किसी यौगिक का हम अगर पीएच स्केल निकालने पर या पीएच स्केल पर वो पैमाना पीएच मान निकालने पर अगर उसकी वैल्यूज 7 से कम आती है, तो वो यौगिक हमारा कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का हो। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या देखा, हमको ये पता चलता है कि पीएच जो स्केल है उसके थ्रू हम आसानी के साथ पीएच मान के आधार पर हम आसानी से अम्ल, क्षार और उदासीन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीएच मान जो मैं कह रहा हूं, वो पीएच मान एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। तो पीएच मान को निकालने के लिए सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था और उसी के आधार पर हम लोग उसका मान निकालते हैं, यानी pH इक्वल टू माइनस लॉग 10H प्लस, यानी pH मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब एक बात जाते जाते और, ठीक है ना, अंत में इससे बराबर हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, लॉग 10 1/H प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का निशान हट जाता है। चलते चलते दो चीज़ें और, एक होता है पीएच, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के लिए है, इसी प्रकार से अगर क्षारक है तो उसके लिए होता है पीओएच। ठीक है ना, तो इन दोनों में भी एक संबंध होता है और उस संबंध के सूत्र को भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है, POH बराबर माइनस लॉग 10OH माइनस। तो दोनों में देखिए कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे OH आयन है को रखा गया है। तो इन दोनों में से हम एक से हम लोग अम्लीय प्रकृति को और एक से क्षारीय प्रकृति को जान सकते हैं, और अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो हम लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस गोज टू के डब्ल्यू, और इसका मान कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14। ये वही वाला मान है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अम्ल और क्षार दोनों को मिक्सअप कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी वैल्यू 1 × 10⁻4 आएगी। ठीक है ना, अब एक चीज़ और अंत में कि जो हमारे पास जो PH होता है, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, और जो POH होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण होता है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पीएच हमारा हाइड्रोजन आयन होता है और POH हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इस चैप्टर की अगली वीडियो में हम अगले साल। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि मेरे सभी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।